वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब से जान लेते हैं, राना साहब की चूँकि एक तकरार चल रही थी सेनेटर साहब के साथ, तो उनसे जान लेते हैं राना साहब क्या कहना चाह रहे हैं। राना साहब ज़रा आपकी बारी आ गई, अपना पॉइंट क्लियर करते हैं, क्या कहना चाह रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सेनेटर साहब हमारे भाई हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान है, लेकिन वो एक जी जी पार्टी में ऐसे फिट हो चुके हैं, वेल्ड हो चुके हैं कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमें शरीयत में नहीं जाना। सब मुसलमान हैं, मैं तो सबकी ठीक है, इज्जत करता हूँ, ठीक लेकिन है। अब मैं कहूँ कि ये मुझे शरीयत के लिए फिट है। माजरत से जब हम हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देंगे, तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि न्याजी साहब चाक शहजाद बनी गाला से जो यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद में, हमारे वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी थी, डिक्लेयर कर दी थी। वहां पढ़ने के लिए आते थे हेलीकॉप्टर पर, अच्छा। और हेलीकॉप्टर पे वापस जाते थे। और फिर पुराने दोस्त उनके और उनके स्पोक पर्सन फवाद चौधरी फरमाते थे कि 55 रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा आता है। तो हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हवाला देने के बाद अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वो खान साहब को भी बता देते और अपने आप को भी बता देते। अगर मैं 190 मिलियन पाउंड का डाका मारूं, राणा अरशद हो या न्याजी साहब या कोई भी हो, तो मुझे इस्तेसना किस चीज का यार? राना साहब वो उनके पर्सनल अकाउंट में तो नहीं गया था ना। बात करते हैं राना साहब आप क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उसकी वो सजा तो भुगत ही रहे हैं। देखिए वो उनके पर्सनल अकाउंट में तो नहीं गया था। नहीं तो वो लाए ना मुझे, जिसने कहा था सजाएं आप उनको दे रहे हैं। आप बात को सिर्फ ना लेके जाएं। हम 27वीं आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं ना सर, हम 27वीं आईनी तरमीम पे बात करें। आज का दिन खालिस्तान उस पर बात करने दे। आपने तरमीम पेश की है, आप लोगों की तरफ से तरमीम आई है। मुझे ज़रा मार्जिन दे, मैं आसिम से जान लूँ। आसिम, एक तो उन्होंने आपके नैब प्रोसिक्यूटर होने पर एतराज़ कर दिया है, वो चले हम भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एतराज़ करते हैं कि नैब की प्रोसिक्यूशन जब उसको चाहिए होती है तब वो बेहतर करता है, जब नहीं चाहिए होती तो वो हमने केसेस में देखा है। लेकिन मेरा आपके हवाले से ये एतराज़ नहीं है। अब मुझे ये बता दें कि उन्होंने कुछ आर्टिकल 248 के हवाला दिया और 243 की जो बात की जा रही है, इसमें जो अमेंडमेंट है तो वो क्या इसमें कोई गलत अमेंड किया? अगर हमारी फोर्सेस को जो इन्होंने जंग लड़ी है, इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उनमें कुछ ओहदे आ जाते हैं, कुछ ख़त्म कर दिया जाए, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे क्या होना चाहिए था क्या नहीं। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? देखिए, पहले तो हमारे साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हर फर्द का अपना नज़रिया है और इस मुल्क में ये हर शख्स का बुनियादी हक है, आईनी हक है कि उसके पास आज़ादी इज़हार राय मौजूद है। तो मैं उनकी बात से खिलाफ नहीं करता, लेकिन शायद उनका तजुर्बा कहीं तल्ख होगा। जहाँ तक बात है इस्तिस्ना की, हाँ जी इट्स ओके। देखिए यही तो हुस्न है जमहूरियत का भी और हमारे निज़ाम का भी, कि जो हम बात समझते हैं हम उसे कहने का हक रखते हैं। अब बात जहाँ तक है आइन के आर्टिकल 248 की और 243 की जो अमेंडमेंट की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी रियासत का हर फर्द भले इससे मुबरा हो कि उसकी सियासी वाबस्तगी क्या है, हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके जो सरबराह हैं उनके लिए इज्जत रखता है। और अभी हमने देखा कि ऐसी भी रियासतें हैं जहाँ दिफाई इदारे नहीं हैं या ना होने के बराबर हैं, उनके साथ गैर ममालिक ने क्या सलूक किया। तो ये तो बात मेरे ख्याल से किसी सियासी फरीक को, जमात को या किसी इदारे को इससे कोई एतराज़ नहीं है कि जो किसी ने कोई फ़र्ज़ अंजाम दिया है मुल्क के दिफा में उसको सराहना चाहिए। और 243 में जो एक नॉमेनक्लेचर है आपके ओहदे का वो चेंज किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा मौजूद है, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ के ओहदे को ख़त्म करके तो नेशनल जो है स्ट्रेटेजिक कमांड का ऑफिस बना दिया गया और उसके साथ साथ उनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिए गए। बाकी जहाँ तक ताहयात जो है मराद का सवाल है, ये एजाजी ओहदे हैं, ये आइन में और जो हमारा मौजूदा जो कानूनी सिस्टम है उसमें कहीं इसकी कोई तंबीह नहीं है। और इसकी मिसालें माजी में भी मिलती हैं। फील्ड मार्शल अय्यूब साहब को भी एजाजी ओहदा दिया गया। इसमें ना तो कोई कानून साजी की कोई ज़रूरत है, ना अलग से कोई मराआत इसमें शामिल है। बहरहाल ताहयात तक कुछ ऐवान को और कुछ लोगों को इस पर यकीनन हर किसी का अपने। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास अज खुद नोटिस का आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेती थी, उसको बाउंड कर दिया गया। उसके लिए तजवीज़ ये थी कि आईनी अदालत तब उस पर काम करेगी जब कोई उसके लिए दरख्वास्त देगा। ये तो CJP की अपनी सवाबदीदी नहीं है कि जब उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे हमने सो मोटो एक्शंस देखे भी थे, तो इसको क्यों बाउंड किया गया? देखिए मेरी दानिश में ये बिल्कुल ये जो आपकी आईनी अदालत है काबिल-ज़ी 27th अमेंडमेंट, क्योंकि अब सेनेट से पास हो चुकी तो असेंबली में भी चली जाएगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहैसियत सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार मौजूद होना चाहिए था। अब क्योंकि वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से विथड्रॉ करके
वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया गया। क्योंकि पहले ये 1% से ये उसमें 2% में चला गया था, मोस्ट सीनियर या 3 मोस्ट सीनियर जो है वो लेते थे, सो मोटो ले सकते थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन थी कि ये चीफ जस्टिस साहब का सवाबदीदी या ज़ाती इख्तियार नहीं होगा, ये ओहदे की निस्बत से है और इसके इस्तेमाल में तहम जो है वो जो कमेटी है उसको अपना 3 सीनियर जजेस का था कि वो मिलके सो मोटो लेंगे, तो फर्द वाहिद से 3 पे कन्वर्ट कर देगी। तो अब उस पे भी एतराज़ उस पे इशू ये है कि अब आपकी जो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी इख्तियार है वो खत्म हो चुका है, जिसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ जो आपकी मातहत अदालतें हैं उनके जो फैसले हैं, उनके खिलाफ जो अपीलें आएंगी उनको सुनने का इख्तियार, उन पे फैसला देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके बरक्स जो आपके आईनी मामलात हैं वो तमाम तर इख्तियारात जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद थे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दिए गए, जैसे कि आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, फंडामेंटल राइट्स की बाबत कोई जुरिस्डिक्शन है, और बिटवीन द 2 गवर्नमेंट्स जैसे वफाक और सूबे के दरमियान कोई आइनी जंग है तो उस पे जो है डिक्लेरेटरी हुक्म सादर करने का इख्तियार आइनी अदालत के पास मौजूद है। अब जहाँ तक अज खुद जिसे हम सो मोटो इख्तियार कहते हैं, मेरी दानिश में बहसत कानून के तालिब इल्म के ये इख्तियार होना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट से अब क्योंकि पार्लियामान ने इख्तियार विड्रॉ कर लिए, अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास है और वो भी उसकी कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशंस हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करूँ, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। राना साहब मुझे बताएं कि जजेस की एज आपको बढ़ाने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? 65 ईयर्स मेरे ख्याल में एक रिटायरमेंट एज है ना, माइंड की भी एक रिटायरमेंट होती है, जहन की भी एक सोचने समझने की सलाहियत होती है, नए यंग ब्लड को आने देते, उनको एक्सपेरिमेंट करने देते। आम जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी थी, मैं इसकी आईनी अदालत की बात नहीं कर रही, वो 65 है, दूसरी की आपने 68 कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर? जी मैं ये अर्ज करता हूँ, जैसे आसिम साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये एक डिस्कशन आज नहीं काफी अरसा दराज से चल रही थी जुडिशरी और लॉयर्स कम्युनिटी। तो ये इनकी एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो हमारे वजीर कानून है आजमजीर ताड़ साहब, वो पहले एक वकील हैं और उनका एक कम्युनिटी से ही तल्लक है। तो मैं अर्ज करना, इसमें कोई ऐसा नहीं, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड सीटें होती हैं और इसमें 65 या 68 जो है ये मैटर नहीं करता। देखना ये है कि जो मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स की क्रेडिबिलिटी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए होता है, तो ये वक्त और मौके के मुताबिक। तो सर यही तो मैं अर्ज कर रही थी सर, मैं जसारत कर रही थी यही कहने की कि जो सिंपल सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी 68 कर देते सर। मैं समझता हूँ कि ये इन फ्यूचर जो आपने बात की, इसी तरह जब एक बात होगी तो उसको इन फ्यूचर टेकअप कर लिया जाएगा, और ये चीज़ें जब डिस्कस होती हैं, देखना 26 अमेंडमेंट हुई, उस वक्त भी आईनी अदालतों की बात थी, लेकिन आईनी बेंचेस पे बात खत्म हो गई और अपोजिशन हमारे साथ बैठी, तकरीबन मुझे अब याद नहीं कि 60-70 मीटिंग्स हुई स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें हमने मोस्टली जो रिकमेंडेशन थी वो पीटीआई के मेंबरान को हमने ओके किया, शामिल किया, और उस पर और उनको उसके बाद 26 अमेंडमेंट आई। आज भी अगर ये स्टैंडिंग कमेटियों में होते और अगर ये अवाम से या इंस्टीट्यूट से अपना को ताल्लुक रखते या रखना चाहते, या इनकी नज़र में एक कैदी के अलावा और भी कोई काम होता, तो ये जरूर उन स्टैंड-अप कमेटियों में सर राना साहब छोड़ें तरीके इंसाफ को, मैं तो ये कहूंगी कि चलें, आपकी नज़र में वो बुरे हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं लिया, चलें नहीं लिया, छोड़ दें। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने आईनी अदालत के जजेस की 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर दी है, जो दूसरी आम अदालत है सुप्रीम कोर्ट उसके 65 है, क्यों आपने ये मतलब ये किया है? दोनों के 68, 26वीं तरमीम की आप बात कर रहे थे ना, 26वीं तरमीम की मुझे याद है उस पर डिस्कशन ये थी कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके 68 रिटायरमेंट की एज कर दी जाएगी। अब ये आईनी अदालत 68, आम सुप्रीम कोर्ट 65, जजेस में तजाद होगा सर? नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो देखना अदरवाइज तो 60 ईयर ही है, सब महकमों में सब रिटायर्ड होते हैं, ग्रेड 22 हो, वो डीएमजी में हो या किसी भी ग्रुप में हो, लेकिन जजेस के लिए देखना, अगर आप ये कहेंगे कि अगर 65 साल एक जज की है तो दूसरे गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उनमें 65 साल की होनी है, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि स्पेशल चीज़ों को डील किया जाता है और इसमें जजेस और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके
बाद ये हुआ है कि ये 65 है तो ये 68 कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बेहतरी होगी। और खुदा न खास्ता अगर कोई नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रही राना सर, मैं बेहतर, हम उम्मीद करते हैं बेहतरी होगी। मैं तो सिर्फ चलें इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, आपने जजिस की एज बढ़ाई। मैं इस पॉइंट पे आ जाती हूँ। मैंने 68 जब हुई थी 26वीं में, आपसे भी ये पॉइंट पूछूंगी, 26वीं तरमीम की दफ़ा, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि क्यों आप 65 या 68 जजिस की रिटायरमेंट उम्र है, जब बाकी सारे महकमों में 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है। तो एक एज होती है ना काम करने की, एक सर्टन एज, उसके बाद रिटायरमेंट बनती है, फिर आप दूसरे लोगों को मौका दें। आपके एक माइंड का एक लेवल होता है ना जिसमें वो काम करता है, उसके बाद फिर मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहती कि उम्र बढ़ती है तो फिर उसके ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट्स भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग में उसके असरात भी नज़र आते हैं। तो आप बजाय इस बात के कि मज़ीद कम करते कि जी जितने यंग लोग होंगे ज़्यादा अच्छे से फैसले लेंगे, आपने मज़ीद 3 साल बढ़ा दिए, वो भी आईनी अदालत की। हेलो, आईनी अदालतों में कितने जजेस हैं? हेलो, या हजारों तो नहीं है ना, दर्जनों है, वो चांद एक हैं। तो वो आप के लिए, और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप एज की बात करें। हेलो ब्रिगेडियर साहब, मैं राना साहब आपकी जानिब आती हूँ। नाज़रीन, हमें ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, मैं राना साहब का पॉइंट ले लूँ। जी ले लीजिए। पर फायज है और ये आपका हक है बात करना, लेकिन मैं जो करता हूँ कि ये विद इन पैरामीटर, ये आफ्टर डिस्कशन फैसला हुआ, इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। चले बेहतरी आएगी। ऐसे मुझे बता दीजिए कि ये जो मतलब मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 60 साल में रिटायरमेंट हो जानी चाहिए थी। मतलब एक एज होती है ना सर्टेन एज काम करने की, उसके बाद फिर आपका सोचने का अंदाज बदल जाता है। ये 68 बिल्कुल ही 70 के पास ले गए। देखिए 26वीं तरमीम में भी ये बात ज़ेरे गौर थी, उस वक्त सब जजेस के लिए उस वक्त भी सब जजेस के लिए थी। और उस वक्त जो इसका रैशनल था, क्योंकि जब भी कानून साजी होती है वो इर्रेस्पेक्टिव कि आइन में तब्दीली है या अदरवाइज किसी और मौजू पे कानून साजी हो रही है, तो पार्लियामान में हमेशा डिबेट होती है और उसकी स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होती हैं। उस वक्त जो रीजंस थी जो सामने लाई गई वो ये थी कि बाकी ममालिक में भी, क्योंकि ये जो आप कानून का जो एक शोबा है ये ख़ास नौयत का है और इसमें ख़ास किस्म का आपको इल्म चाहिए होता है, फ़हम फरासत और दानिश चाहिए होती है, तो इसीलिए सोचा और समझा ये जाता है, या ज़ाहिरी तासुर ये है कि जितनी उम्र पुख्ता होगी उतना ही इल्म और तजर्बे का म्यार जो है वो उतना पुख्ता होगा। एक एज में जाके आपके डिसीजन पावर भी मेरा भी डैमेज हो बहसीत जाती कानून है। के तालिब इल्म इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ है अदबन कि ये उम्र जो है ये मेरी दानिश में, और इसके नज़ायर भी हैं बाकी ममालिक में भी, कि 68 साल नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी किया जा सकता है इस पे। और ये एक रेफॉर्मेटरी अप्रोच हो कि यंग ब्लड है, अब तो कानून में बहुत ज़्यादा जिद्दत है, नए नए कवानीन है और कानून का दायरा कार मुख्तलिफ हो चुका हुआ है और उसमें बहुत सी नई चीज़ें जो है उसमें पेनिट्रेट कर चुकी हैं। तो ये उम्र की कैद जो है मेरे ख्याल से इसको कंसीडर किया जाना चाहिए था, ये कम हो सकती थी। और क्योंकि अब देखिए बैकलॉग बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, उसमें बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं, जिसमें ये फैक्टर ज़रूर है कि एक जज की फ़िज़िकल मेंटल कैपेसिटी होती है और एक ख़ास वक्त तक वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, उसके बाद शायद वो उस तनदेही के साथ नहीं कर सकते जितना वो एक यंग जो है वो ब्लड कर सकता है। तो इस पहलू को यकीनन मेरे ख्याल से गौर करना चाहिए पार्लियामान। ठीक हो गया। गजनफर साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ। मुझे क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगी कि आप ही के आपके इदारे से मुतालिक आपसे पूछूँ। मुझे ज़रा ऑपरेशनली समझाइएगा सर कि ये जो ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का है, ये कमांडिंग अथॉरिटी होगी आपके ख्याल में, या तीनों आर्म फोर्सेस हैं उनके मातहत होंगी? क्योंकि इदारों की अपनी अपनी एक एटोनमी भी है ना सर, एयरफोर्स की, नेवी की, उसका क्या होगा ये ज़रा समझाइएगा ज़रा। देखिए, अभी पहले भी एक आर्मी चीफ होता है, नेवी चीफ होता है, एयर चीफ होता है, और आर्मी की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, नेवी की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, उसके लिए आर्मी चीफ है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स, या नेवी चीफ अपनी और एयर चीफ अपनी। उसमें अभी आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एक क्राइसिस हुए और उसके अंदर जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने भी, एयरफोर्स ने भी बड़ा कंबाइंड रिस्पांस दिया और साथ नेवी भी अपनी जगह पे खड़ी थी। अब ये तमाम चीजें पे जो बेसिकली चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उनके अंदर जो है ये कोऑर्डिनेट होती थी जब भी आपको ज्वाइंट ऑपरेशंस करने पड़ते थे, या ऐसे ऑपरेशन जिनके जरिए किसी एयरफोर्स के, आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत है, आर्मी को एयर कवर की जरूरत है,
इस तरह करके जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लेवल के ऊपर। अब वो तो ओहदा खत्म हो रहा है। इस वजह से आप बात करिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, जिनके अंदर साफ जाहिर है अगर उसके अंदर वो जब बन जाएंगे, क्योंकि वो फील्ड मार्शल हैं, तो आई एम श्योर कि एक आर्मी चीफ होगा, एक एयर चीफ भी होगा, नेवी चीफ भी होगा। जी बिल्कुल। तो जो उनकी जो जितनी आर्मी के अफेयर्स हैं वो आर्मी रन करेगी, नेवी के अफेयर्स नेवी रन करेगी, एयरफोर्स के, जिस तरह मैं समझता हूँ अगर कोई नई पैरामीटर नहीं आ गई है तो। और एक वही जिस तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का काम था कि उसका उनका एक रोल होता था कोऑर्डिनेशन का, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक तरह से तीनों फोर्सेस के कमांडर हो जाएंगे और वहां उन्हीं के नीचे तमाम जो ऑपरेशंस है वो, अब उसके अंदर एक और भी आ गई आपकी रॉकेट कमांड आ गई है। आपको पता है पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड क्रिएट की है, फिर एक स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो क्रिएट होनी जा रही है। तो ये चूंकि वो फील्ड मार्शल हैं और नीचे जितने लोग होंगे, जितने कमांड, वो फुल जनरल होंगे, तो एक तरह वो जो है एक उनके ऊपर तीनों फोर्सेस के लिए, जैसे मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि इसके कई पैरामीटर्स अभी तक डिफाइन नहीं हुए इनकी। जैसे आप अगर जाएं इंडिया में जाएं तो इंडिया में भी एक सीडीएस है, लेकिन उसके साथ आर्मी चीफ भी है, नेवी चीफ भी है, एयर चीफ भी है, और सीडीएस जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है और आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है वो अपने हिसाब से काम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऑपरेशनल कमांड भी होगी और बाकी, यानी कि ब्रिगेडियर साहब जो मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ, दो चीज़ें हैं ना, तमाम आर्म्ड फोर्सेस अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करेंगे और उसके अलावा जो इंतजामी इख्तियारात होंगे, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ये भी उनके अपने अपने चीफ के मातहत ही होंगे। यानी कि उनका इख्तियार रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल एक नई शेप, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक नई शेप लेती है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स तो आती है ना सर, तो इट मीन्स ये सारे इख्तियारात अपने अपने चीफ के पास ही रहेंगे। नहीं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि इसके बाद मुझे ये नहीं अभी तक पता कि इसके पैरामीटर्स क्या डिफाइन होंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि इख्तियारात चीफ के पास रहेंगे, लेकिन बाद चीजों के लिए आपको अल्टीमेट नेवी को भी, एयरफोर्स को भी, आर्मी को भी अल्टीमेट परमिशन जो है, या एक तरह से नोट जो है, या एक तरह से आपका जो एग्रीमेंट वो है, अप्रूवल जो है, वो हो सकता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से बाद चीजों की देनी हो। और जितने आपकी ऑपरेशनल कमांड्स हैं, जितनी आपकी ऑपरेशन, देखिए आर्मी है, आर्मी के अंदर आप देखें तो आर्मी के अंदर एक अपना डीजीएमओ होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और चेयरमैन जॉइंट चीफ और सीजीएस जो होते हैं, जो अपना आर्मी के अंदर जो सीजीएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और फिर डीजीएमओ, तो जितने ऑपरेशंस होते हैं वो सीजीएस की सरबराही में एमओ, एमआई और जो भी चीजें होती हैं उनसे मिला के कोऑर्डिनेट करके अल्टीमेटली दे गो टू चीफ आर्मी स्टाफ फॉर अप्रूवल। अभी ये है कि उसके बाद एक और ओहदा आ जाएगा, तो मेरा ख्याल अल्टीमेट अप्रूवल के लिए चीजें जो है वो उधर जाएंगी, और फिर जहाँ पे ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी वो सीडीएस के अंदर जो है वो डायरेक्टरेट कायम होगा, जो ये इन चीजों को फाइनली अप्रूव करेगा। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे ये मैं आप नहीं कह सकता कि ठीक है। मैं ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, गवर्नमेंट से ही पूछ लेते हैं। राना साहब, मुझे ज़रा आप ही क्लियर कर दीजिए कि ये जो आप अमेंडमेंट लेके आए हैं, तमाम आर्म्ड फोर्सेस अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करेंगी, ये क्लियर कर दीजिए। उसके अलावा जो इंतजामी इख्तियारात हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ये भी उनके अपने अपने चीफ के मातहत ही होंगे, उन्हीं का इख्तियार ही रहेगा ये सारी इस सब में। फैज़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है कि स्टैंडर्ड कमेटी में अप्रूव हुई थी कल, और आज सेनेट में उसकी मंजूरी हो चुकी है इस अमेंडमेंट की। क्लियर कर देना सर, आम लोगों को तो हर चीज़ का नहीं पता, इसलिए मैं चाह रही हूँ क्लैरिटी देते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो हुआ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उसमें नेवी है, एयरफोर्स है और फौज पाकिस्तान है, तो जो उनके हेड्स हैं उनकी आईनी तौर पर जो स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी तरह है। और जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और वो फील्ड मार्शल भी हैं, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थी वो तीनों को देखते थे। तो अब जो चेयरमैन डिफेंस होंगे उनके पास वो ओहदा होगा, लेकिन आईनी तौर पर वो जो अदारे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका स्टेटस वही होगा, और सुपरविजन जो है वो बिल्कुल चेयरमैन करेंगे और देखेंगे। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज 243 की अगर कोई बात करेगा तो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से आप देखें ना कि 5 और 6 मई का दिन देखें कि जब इंडिया से ड्रोन आ रहे थे, मेरे ननकाना हल्का समेत लाहौर और हर जगह पर ड्रोन जा रहे थे, हर पाकिस्तानी परेशान था। तो अल्लाह ताला के फजल से 10 मई को सुबह
फील्ड मार्शल हाफिज सर वो तो बड़ी कामयाबियां हैं, बिल्कुल राना साहब, वो बड़ी कामयाबियां हैं उसमें, दुश्मन पर वार किया वो और हम फख्र से दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है, सर बुलंद हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, वक्त की किल्लत है राना साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं जरा तो मेरा ख्याल तो ये है कि आज तो अपोजिशन को चाहिए था कि वो इस नेशनल एजेंडे पर हमारे साथ होते। ठीक है, आप तनकीद करें तरीके इंसाफ पे, तरीके इंसाफ अभी साथ नहीं है सर, मुझे आसिम साहब से उनका लास्ट पॉइंट ले लेने दें। वो 9 मई वाले हैं, तो वो फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ की या उनकी क्रेडिबिलिटी का मोराल बुलंद करने की बात पॉइंट आ गया सर, आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया। आसिम मुझे बताइएगा कि ये जो अमेंडमेंट है नेशनल इंटरेस्ट में है ना, कहा जाता है कि जी नेशनल, हम यही सुन रहे थे इतने अरसे से नेशनल इंटरेस्ट में है। अब ये जो नेशनल का वर्ड है ये नेशन से निकला है, नेशन मतलब कौम। ये जो आज की 27वीं अमेंडमेंट सेनेट से पास हुई है, इसमें नेशन के लिए क्या है? देखिए, कानूनन तो यकीनन ये बात दुरुस्त है कि इस अमेंडमेंट में आवाम के लिए कोई बेनिफिट की बात नहीं है, और आवाम की बुनियादी हकूक, तहफ़्फ़ुज़ या आपकी इससे मुंसलिक जो भी आपकी आइन में आर्टिकल्स मौजूद हैं, उसमें ऐसी कोई तरमीम नहीं है। ये अमेंडमेंट बेसिकली 3 चीज़ों पे मुहित है। एक तो जो कैबिनेट में जो प्रोविंशियल और फेडरल है, उसमें वज़रा की तादाद किसी हद तक बढ़ाई गई है। जो आपके मुशीर हैं, भले वो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है या मुशीरों की तादाद बढ़ाई गई है। इसके अलावा आपकी जो आइनी अदालत है वो कायम की गई है। पहले 26वीं तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्रिएट कर दिए गए थे, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो सेग्रीगेट कर दिए गए। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल 243 है, उसमें जो आपके दिफाई इदारों के सरबराह हैं उनकी कुछ मरात और उनके ओहदों के नाम में तब्दीली की गई। तो अगर सरेदस्त देखा जाए तो आम आदमी को इससे कोई मनफत हासिल नहीं है, और ना ही आम आदमी को इससे शायद कोई गर्ज हो, सिवाय इस बात के कि अगर किसी ने कोई फ़र्ज अंजाम दिया है तो यकीनन ये उसका हक ज़रूर है कि आप उसे सराहें और उसे एजाज़ी ओहदों से नवाजें, लेकिन इसके साथ साथ आवाम के हकूक़ और उसका ख्याल रखना भी पार्लियामान की कैसे, लेकिन उसमें इसमें ज़रा इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से लास्ट पॉइंट ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब ज़रा शॉर्टली मुझे बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म को 7 और वज़राए आला को 17 नहीं है हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब, मैं ज़रा राना साहब से जान ली। तो राना साहब, ये मुशीरान की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? इतने मशवरे, इतनी मुशावरत लेके क्या करनी है सर? एक तो मैं अर्ज ये करूँगा कि वो कराची बोर्ड 4 सूबों की बात हो रही है, एक चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है सर, जिसके भी नाम है कि अभी मुशीर नहीं है आप लोगों के। मैं अर्ज करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में जो कैदी 804 के स्पोक पर्सन हैं सेल अफरीदी साहब, उनके पास भी अख्तियार होगा कि वो, ठीक है जी सर, उनको छोड़ें, सोहेल साहब को आप अपना बताएं। और मैं अर्ज करता हूँ, 5 मशीन तो ऑलरेडी होते हैं, 5 स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम और 5 एडवाइजर होते हैं। ये 10 तो ऑलरेडी हर सूबे में है। ये आपने मजीद इजाफा कर दिया। हाँ, उसमें अगर वक्त और मौके की नजाकत के मुताबिक उसमें कोई ऐड या प्लस करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सर। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राना साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त और मौके की नजाकत को देखते हुए अगर अवाम के लिए भी कुछ शिकें इसमें शामिल कर ली जाती तो बहुत बेहतर होता। अवाम भी ज़बोहाली का शिकार है, अभी फ्लड आया है, हम यहाँ पे हम ख़तरे गुर्बत से किस हद तक नीचे चले गए हैं, आलमी रिपोर्ट्स इसमें मौजूद है। लेकिन इस 27वीं तरमीम में अवाम के लिए क्या है, सिवाय कुछ को नवाजा गया जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो डिज़र्व करती है, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी। लेकिन ये जो अपने मुशीरान की तादाद में इजाफा करते हैं, इतनी मुशावरत करके भी अगर आप अवाम के हक में फैसले नहीं करेंगे तो फिर ये मुशावरत का आपने करना क्या है? इतने फैसले आपने मुशावरत के बाद कौन से लेने हैं अवाम के हक में, जिन्होंने आपको ऐवानों में भेजा? ये इस सब पे डिस्कशन रही है आने वाले प्रोग्राम्स में। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।